डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। केमिस्ट्री में हम सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करते वक्त ये ख्याल रखते हैं कि ये एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस नज़र ना आए। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हों, कम अज़ कम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हों, लेकिन वो एक ही फेज़ में नज़र आएँ, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, ऐसा मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो डेफिनेशन के हद तक हम कहेंगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एयर को देखें तो एयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नोबल गैसेस हैं। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जब भी हम एयर को कहीं से कुछ उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क मौजूद नहीं है इस इन तमाम गैसेस की कंपोजिशन में। तो जो हम वर्ल्ड के अर्थ के एक पार्ट से एयर कलेक्ट करते हैं, जो कंपोजिशन हमें वहाँ पर मिलती है, वही कंपोजिशन हमें अर्थ के किसी दूसरे पार्ट से कलेक्ट की गई एयर की मिलती है। तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है कि जहाँ जहाँ पर भी वो मिक्सचर मौजूद है, वहाँ के किसी भी हिस्से से उसका कोई थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जाए, तो उसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स की रेशो वही हो जो उसी मिक्सचर की किसी दूसरी जगह से लिए गए सैंपल की कंपोजिशन में मौजूद है। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल कॉमन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, वो है कि हम शुगर को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, बस बशर्ते कि शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, उससे पहले जब तक शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो डिज़ोल्व होने के बाद जो मिक्सचर बनता है वो एक सॉल्यूशन है। तो अगर ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम शुगर को इतना ज़्यादा ऐड कर दें कि उसमें एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए और शुगर की कुछ अमाउंट सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाए, तो वो मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा और वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। ताहम उसमें अगर हम ऊपर का पोर्शन देखें जिसमें शुगर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती है और जो शुगर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर फर्दर शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि अगर हम उसको फ़िल्टर कर लें तो उसकी कंपोजिशन हमें हर कंपोनेंट पे, हर पोर्शन पे एक जैसी मिलेगी। ये तो डेफिनेशन हो गई सॉल्यूशन की। अब दूसरा है कि सॉल्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली सॉल्यूशन को स्टडी करते वक्त हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक पोर्शन जो इसमें लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है। ये जो पार्ट्स हैं ये हमने उसमें मौजूद कंपोनेंट्स की मिकदारों के लिहाज से इनका तयन करना होता है। तो जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में मौजूद होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो अगर एक सॉल्यूशन मल्टीपल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही होगा, वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी लार्जर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर के अंदर कुछ क्वांटिटी शुगर की डाल दें, कुछ साल्ट की डाल दें,
या कुछ और मुख्तलिफ लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनको ऐड कर लें, तो जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा और बाकी तमाम कंपोनेंट सॉल्यूट्स होंगे। इसी तरह एयर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे लार्जर क्वांटिटी नाइट्रोजन की है, और नाइट्रोजन ही एयर सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, बाकी तमाम गैसेस सॉल्यूट के तौर पे एक्ट करती हैं। तो ये पार्ट्स होंगे सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो लार्जर क्वांटिटी में कंपोनेंट है सॉल्वेंट होगा, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में कंपोनेंट्स हैं या है वो सब के सब सॉल्यूट कहलाएंगे, चाहे वो एक हो और चाहे एक से ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस की कौन कौन सी क्लासेस हैं, सॉल्यूशन को किस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली टाइप है गैस इन गैस सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें फाइनल फॉर्म में गैसियस स्टेट में नज़र आता है। इसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो गैस इन गैस से मुराद गैस सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट। तो इसकी अभी हमने देखा, सॉरी ये एग्जाम्पल स्पेलिंग गलत हो गया, ये एयर, इसको हम एयर स्टडी करेंगे, अगर इसको करेक्शन कर दो। जी, ये एयर जो है एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस की। दूसरी दूसरी टाइप है जिसमें लिक्विड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो, यानी लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। ये दूसरी टाइप है। ये जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस की, असल में ये है जिनको हम टाइप्स कह रहे हैं, ये इनकी फिजिकल स्टेट्स के ऊपर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के लिहाज से क्लासिफाई की गई हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो, उसको हम लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन कहेंगे। यानी सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है। और इसकी एग्जांपल है फॉग। फॉग जो है वो, उसमें पानी जो है वो हवा में सस्पेंड हो जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है, तो हम उसको एक लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसी तरह थर्ड टाइप है सॉलिड इन गैस। तो ये जो पहली तीन टाइप्स हैं इनमें सब में सॉल्वेंट गैस है, और सॉल्यूट्स जो हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड ग्रेजुअली चेंज होते गए हैं। तो इसमें जो लास्ट इसमें थर्ड टाइप है वो है सॉलिड इन गैस, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो। और इसकी एग्जांपल है स्मोक। जो सिगरेट का धुआं है या जो भट्टों से निकलने वाला धुआं है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये जो स्मोक बनता है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। नेक्स्ट टाइप है नंबर 4 गैस इन लिक्विड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो अगर किसी गैस को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करें, जैसे हम HCl का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये जो हमें मार्केट में या लैब्स में HCl सॉल्यूशन दस्तयाब होता है, ये एक्चुअली HCl की फ़िज़िकल स्टेट नहीं है। HCl एक्चुअली गैसियस स्टेट में एक मौजूद एसिड होता है। तो हम उसका जो यूज़ करते हैं अपने घरेलू इस्तेमाल में, इंडस्ट्री में या लैब्स में, वो आम तौर पे HCl का सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर। तो ये HCl गैस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनता है, और इसलिए ये एक एग्जांपल है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। और इसके अलावा अमोनिया गैस अगर पानी में हल की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनने में हासिल होने वाला मिक्सचर होता है, वो भी एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है जी लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में होंगे। जैसे आप शरबत बनाते हैं जामी शीरी, तो पानी के अंदर जामी शीरी को डिज़ोल्व करते हैं। अब जामी शीरी भी लिक्विड स्टेट में है और पानी भी लिक्विड स्टेट में है। अगर उसमें चीनी कंसीडर ना की जाए, सिर्फ जामी शीरी को अगर आप पानी के अंदर हल की जाए करें
और उस हद तक जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन लिक्विड का होगा। इसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप अल्कोहल को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, शुगर सोल्यूशन का साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, और बहुत सारे सोल्यूशन जो जिसमें हम नॉर्मली पानी के अंदर किसी सॉलिड को डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं। और पानी एक जनरल और कॉमन सॉल्वेंट है, इसके अंदर जितने भी सोल्यूशन बनाए जाते हैं सॉलिड्स को डिज़ोल्व करके, बशर्ते कि वो सॉल्युबल हों, तो वो सारे के सारे सोल्यूशन जो हैं वो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशंस कहलाएंगे। तो इसमें जो हमने यहाँ पर एग्जांपल कोट की है वो शुगर सोल्यूशन की एग्जांपल कोट की है, एक्वस शुगर सोल्यूशन, यानी जो जिसमें एक्वस से मुराद जिसमें पानी एज ए सॉल्वेंट मौजूद हो। तो ऐसा शुगर का ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी एज ए सॉल्वेंट है, ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। नंबर 7 पे टाइप है जी गैस इन सॉलिड, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, जैसा कि पैलेडियम हाइड्रोजन सिस्टम है। यानी अगर हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम सॉलिड के ऊपर से, सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर से या पाउडर पैलेडियम से गुजारा जाए, तो पैलेडियम के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी स्पेसेस होती हैं जहाँ पर हाइड्रोजन गैस फंस जाती है, और इस तरह वो जो उनके कम्बिनेशन से जो एक ही फेज़ नज़र आने वाला सिस्टम बन जाता है, सिंगल फेज़ नज़र आने वाला सिस्टम बन जाता है। तो ऐसा सोल्यूशन जो है वो गैस इन सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे गैसियस फेज़ में होने वाले रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे हेट्रोजीनियस रिएक्शंस जिनमें गैसेस रिएक्ट कर रही हों और उसमें कैटलिस्ट कोई सॉलिड हो, निकल या पैलेडियम या प्लाटिनियम या और बहुत सारे सॉलिड फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं गैसेस के रिएक्शन के लिए। तो उसमें भी जो मिक्सचर बनेगा, रिएक्टेंट मिक्सचर जो कि कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करके बनेगा, वो सब के सब गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट टाइप है जी नंबर 8 पे लिक्विड इन सॉलिड्स, जिनमें सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड हो, जैसा कि बटर है। बटर के अंदर हम देखते हैं कि जो फैट्स हैं, फैट जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसके अंदर वाटर और कुछ अदर लिक्विड्स जो हैं मिल्क के अंदर से जो प्रोड्यूस होते हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये एक होमोजीनियस फेज रखता है। तो बटर इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो इसके अलावा और लास्ट है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस, और ये जितने भी एलाइज हैं दोनों कंपोनेंट इसमें सॉलिड होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और जितने भी एलाइज बनाए जाते हैं जैसा कि स्टेनलेस स्टील है या ब्रेस है या ब्रॉन्ज है, ये सब के सब सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं और कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है? तो एक सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट्स मौजूद हों। तो अगर किसी सॉल्यूशन में शामिल किए जाने वाले कंपोनेंट्स का मजमूई वॉल्यूम उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब अगर दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, और फ़र्ज़ करें कि कंपोनेंट ए सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी सॉल्यूट है, तो जितना वॉल्यूम कंपोनेंट ए का है, फ़र्ज़ करें उसका वॉल्यूम है 50 ml, और कंपोनेंट बी है उसका वॉल्यूम है 5 ml, तो इन दोनों का मजमूई वॉल्यूम 55 ml बनता है। और सॉल्यूशन का भी एग्जैक्टली यही वॉल्यूम हो
तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। तो हम आइडियल सोल्यूशन का पहला पॉइंट, ये हमने डिफरेंस के अंदाज में हमने इनको ले लिया है, कंपैरिजन के अंदाज में, कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को कंपेयर किस तरह करना है या इनके दरमियान डिफरेंस को कैसे वाज़े करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी इसमें डेल्टा वी से मुराद है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, और माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बल्कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये जो डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा वी कहेंगे। अगर दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे तो ज़ाहिर है उनका डिफरेंस फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा वी ज़ीरो के इक्वल होता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उस सूरत में डेल्टा वी ज़ीरो के हो गए, यानी चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम मीन V2 माइनस V1, और यहाँ पर V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस सिग्मा वी कंपोनेंट। सिग्मा वी कंपोनेंट का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन। तो इसको हम अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो, और डेल्टा वी चूँकि ज़ीरो है या दोनों कंपोनेंट्स का वॉल्यूम का डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल है, तो अगर हम डेल्टा वी को ज़ीरो पुट कर दें तो इसका मतलब है इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को हम, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू सिग्मा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो सोल्यूशन आइडियल होगा। दूसरा है कि अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल हो तो उससे ऑपोजिट सिचुएशन होगी, यानी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी डेल्टा वी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा उस सूरत में। उस सूरत में क्या हो सकता है, दो सूरतें हो सकती हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट से कम भी हो सकता है। तो ये जो डेल्टा वी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा वी मे बी ग्रेटर देन वन, डेल्टा वी मे बी स्मॉलर देन वन। तो यहाँ पर जो है ये एक्चुअली डेल्टा वी नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो इसको भी हम ज़रा करेक्ट कर देते हैं साथ ही कि ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मे बी ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मे बी स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। तो ऐसा सोल्यूशन जो है जिसमें जिसमें डिफरेंस हो कंपोनेंट के मजमूई वॉल्यूम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। सेकंड डिफरेंस है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में, आइडियल सोल्यूशन वाली साइड पर कि देयर इज़ नो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द कंपोनेंट्स बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कंपोनेंट्स में के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं सोल्यूशन में जाने से पहले, सोल्यूशन में आ जाने के बाद भी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वही रहती है। फ़र्ज़ करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक फर्जी सी रीडिंग ले लेते हैं कि उनकी 20 न्यूटन की स्ट्रेंथ है बिफोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो यही 20 न्यूटन सोल्यूशन बनने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स रहेगी। इसी तरह जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ सॉल्यूट में सोल्यूशन में जाने से पहले थी वही सोल्यूशन में जाने के बाद होगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई चेंज ना आए तो ऐसा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा। ये जो ऊपर का पॉइंट हमने वॉल्यूम के हवाले से देखा उसका इस पॉइंट से भी लिंक बनता है कि अगर फोर्सेस वीक हो जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो भी फोर्सेस हैं वो अगर उनमें कोई वीकनेस आ जाती है तो उन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उस वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाएगी। और अगर फोर्सेस वीक हो रही हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सोल्यूशन का, और अगर स्ट्रांग हो रही हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो अगर फोर्सेस में चेंज नहीं आएगी तभी वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगी कंपोनेंट्स और सोल्यूशन के वॉल्यूम के दरमियान। तो इस वजह से आइडियल सोल्यूशन में ये ज़रूरी है कि फोर्सेस
चेंज ना होने पाए, और ऐसा ही सोल्यूशन आइडियल कहलाएगा जिसमें फोर्सेस चेंज नहीं हो रही। दूसरी साइड पर नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर चेंज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। अब ये फोर्सेस अगर वीक हो जाती हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये जो ऊपर की सिचुएशन हमने लिखी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, और अगर ये स्ट्रांग हो जाती हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग हो गई या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए, इस वजह से वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। और इस तरह सोल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स के मजमूए से डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। तो आइडियल सोल्यूशन में ना तो वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही हीट में कोई चेंज आती है, यानी हीट ना तो रिलीज होती है, ना इवॉल्व होती है, ना एब्जॉर्ब होती है। यानी सोल्यूशन बनाया जाए और सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया जाए तो हीट में कोई चेंज नहीं आती, ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है सोल्यूशन फॉर्मेशन का और ना एंडोथर्मिक, ये आइडियल सोल्यूशन का होगा। जबकि अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसमें हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज ज़ीरो नहीं होगी, और इस सूरत में या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या इवॉल्व हो सकती है। तो अगर हीट चेंज हो तो सोल्यूशन नॉन आइडियल है, अगर ना हो तो सोल्यूशन आइडियल है। और लास्ट पॉइंट है कि जो आइडियल सोल्यूशन है वो हमेशा राउट्स लॉ को ओबे करता है, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो जैसे गैसेस के हवाले से कवानीन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्सेस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जो गैसेस उनको ओबे करती हैं उन लॉज को, वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं, और जो नहीं ओबे करती हर कंडीशन पे वो नॉन आइडियल गैसेस कहलाती हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए ऐसा ही एक लॉ है जिसको राउट्स लॉ का नाम दिया जाता है। हम अभी आज देखते हैं कि राउट्स लॉ क्या है। तो ऐसे तमाम सॉल्यूशंस, ये यानी कि सारी बातों को जो हमने पहले डिफरेंसेस किए हैं उनको समराइज कर देता है ये पॉइंट, कि जो जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे जिनमें पहले वाली सारी खसूसियात मौजूद हैं वो राउट्स लॉ को भी ओबे करेंगे, तो वही आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अगर हम सिंगल पॉइंट में आइडियल सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करना चाहें कि कौन से आइडियल सॉल्यूशन होंगे, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ को हर कंडीशन पे ओबे करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते, विच डोंट ओबे राउट्स लॉ, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने जो केस है गैसेस के मामले में कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, बल्कि हर गैस कुछ ना कुछ डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से, इसी तरह ये सॉल्यूशंस का मामला भी ऐसे ही है कि आइडियल सॉल्यूशन महज एक इमेजिनरी सॉल्यूशन है, और जो रियल सॉल्यूशंस हैं वो आइडियल बिहेवियर से किसी ना किसी एक्सटेंट तक डिविएट करते हैं। तो हमने इसके लिए पैरामीटर भी सेट कर लिया राउट्स लॉ का, दोनों में डिफरेंस करने का, और डिटेल से डिफरेंस भी डिस्कस कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो राउट्स लॉ है जिसका जिक्र आया आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, ये क्या है। तो राउट्स लॉ को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि कौन से सॉल्यूशन होंगे जो राउट्स लॉ को ओबे करेंगे या जिन पर राउट्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो राउट्स लॉ अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन में ये दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं। वो कौन सी कंडीशन है, एक तो उस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो लाजमी तौर पर वोलाटाइल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है या अल्कोहल सॉल्वेंट है, ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है, तो इस किस्म का कोई भी सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अगर सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल है या जैसे सॉलिड फॉर्म में है, तो ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये हमें पहले देखना पड़ेगा राउट्स लॉ अप्लाई करने से पहले। अभी ये तो हम बाद में देखेंगे कि राउट्स लॉ स्टेटमेंट क्या देता है, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि राउट्स लॉ इस सॉल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट को वोलाटाइल होना चाहिए, दूसरा सॉल्यूट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। यानी सॉल्यूट ऐसा हो जिसमें एक तो खुसूसियत हो कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जब उसको हम ऐड करें सॉल्वेंट के अंदर तो वो आयंस में स्प्लिट अप ना हो। जैसे कि आमतौर पे साल्ट्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो फौरी तौर पे आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में ऐड करें तो वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूट वो राउट्स लॉ की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कोई साल्ट, कोई आयनाइजेबल साल्ट एज ए सॉल्यूट यूज हो रहा है, उसके ऊपर राउट्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। और दूसरा है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूट आमतौर पे जो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वेपराइज नहीं होते, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। इस कंडीशन को तो साल्ट भी फुलफिल करते हैं, लेकिन साल्ट बैक वक्त दोनों कंडीशंस को सॉल्यूट के लिए जो रखी गई हैं राउट्स लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर पूरा उतरने के लिए, वो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो अगर एक कंडीशन पूरी हो रही है और दूसरी नहीं पूरी हो रही, तब भी वो सॉल्यूट मुनासिब नहीं होगा राउट्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे सॉल्यूट की एग्जांपल्स कौन सी हैं जिनमें ये दोनों कंडीशंस बैक वक्त फुलफिल हो रही हैं? उसमें शुगर है। शुगर अगर आप ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो शुगर के मॉलिक्यूल्स आयंस में स्प्लिट, चार्ज पार्टिकल्स में स्प्लिट अप नहीं होते, शुगर आयोनाइज नहीं होती, बल्कि उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो वो फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होकर पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूट होगा वो राउट्स लॉ की कंडीशन को पूरा करेगा। इसके इसके अलावा यूरिया है, ये भी नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ग्लूकोज है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ज़्यादातर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स हैं। तो इन सॉल्यूट्स के मौजूदगी में राउट्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है। और फिर राउट्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं कि उसके जो पहली स्टेटमेंट है कि इस किस्म की कंडीशन को फुलफिल करने वाला सोल्यूशन, उसमें क्या खसूसियत होंगी? द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी वो उन कंडीशन पे पूरा उतरने वाला सॉल्यूट इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट भी राउट्स लॉ की कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन को आप यहाँ पर सादा अंदाज में एक क्वांटिटी तस्वुर कर लें, यानी क्वांटिटी वो जो कि रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होगी, यानी जितनी परसेंटेज या जितना पार्ट्स सॉल्वेंट के ज़्यादा होंगे उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर में जैसे ही कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसके अंदर वाटर की रेशो कम हो जाएगी क्वांटिटी की, और इसी तरह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? जब उसमें सॉल्यूट हो ही ना, जब जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसी का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे हम इस किस्म का सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता जाएगा। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट राउट्स लॉ की। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ये सबस्क्रिप्ट में हमने 1 लिखा, 1 स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x फॉर मोल फ्रैक्शन एंड 1 फॉर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो P है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो हमने स्टेट डेफिनेशन लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है, वही मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की। तो अगर हम इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं, P को प्रोपोर्शनल की बजाय इक्वल में लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे P इज इक्वल टू, और इस साइड पर फिर हम कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x1,
x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अगर कांस्टेंट यहाँ पर हम देखें तो कांस्टेंट कौन सा हो सकता है, जो प्योर कंपोनेंट है। जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। मिसाल के तौर पर वाटर का वेपर प्रेशर, अगर वाटर प्योर फॉर्म में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमेशा उसका वेपर प्रेशर एक ही वैल्यू रहेगी। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कोई भी हो, वाटर के अलावा अल्कोहल हो या कोई और हो, उनकी भी यही सिचुएशन होगी। हर लिक्विड का एक खास टेम्परेचर पे खास वेपर प्रेशर होता है। तो इसलिए वो वैल्यू यहाँ पर एक कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो सकती है। तो हम इसको लिख देते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1। जहाँ पर पी नॉट जो है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है किसी खास टेम्परेचर पे जिस पर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, और यहाँ पर हमने वाजे कर दिया कि ये पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हों। मतलब जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ ही देर पहले एग्जांपल दी थी एयर की, तो एयर इज़ नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन क्योंकि उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके मुकाबले में अगर हम शुगर और वाटर का मिक्स सॉल्यूशन देखें तो वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जाहिर है उसमें दो ही किस्म के मोल फ्रैक्शंस होंगे, एक सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और एक सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में इन मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। और इसकी वजह यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका मोल फ्रैक्शन अगर जमा किया जाए तो वो यूनिटी ही बनता है। ये रूल है मोल फ्रैक्शन के हवाले से कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ all the mole fractions uh, uh, of all components present in a solution or present in a mixture is always unity। तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर दो ही कंपोनेंट्स हैं, हमने बाइनरी सॉल्यूशन कह दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर दो ही कंपोनेंट्स होंगे और उनके मोल फ्रैक्शंस का जब हम जमा करेंगे तो वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। और इसका हमने इधर ये जो इस साइड पर है जनरल फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसमें हमने प्रूफ भी दे दिया है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, वाई द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज यूनिटी। तो इसको हमने यहाँ पर मैंने इसमें इस पोर्शन में ये पूरी प्रूफ दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि ये 1 के इक्वल आएंगे। तो मैथमेटिकली आप इसको देख सकते हैं। और इसमें हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन से स्टार्ट की है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो इसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं और इसी प्रूफ को लेकर हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे और उनका सम यूनिटी होगा। तो अगर ये इनका सम यूनिटी है तो इस लिहाज से x1 की यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम x2 को उठाकर इस साइड पे ले जाएं इक्वेशन की मैथमेटिकली, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसमें x1 की ये वैल्यू पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में x1 की जगह पर 1 माइनस x2 लिख दें। तो यहाँ पर हमने इसी तरह किया, p इज इक्वल टू पी नॉट, आगे x1 था, x1 की जगह पर हमने 1 माइनस x2 लिख दिया। और इसको सॉल्व करें, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 पी नॉट हो जाएगा, यहाँ पर पी नॉट हो गया, माइनस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई x2 पी नॉट x2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पी नॉट x2 हो गया और ये साइन माइनस। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, यहाँ से समझ लें कि ये जो पोर्शन है पी नॉट x2, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर से p को उठाकर इसी की जगह पे ले आए तो यहाँ पर p का साइन माइनस हो जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं रीअरेंज करके, p नॉट, यहाँ पर p नॉट x2 की जगह पर p आ गया और p नॉट x2
P की जगह पर दूसरी साइड पे चला गया, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। और इसमें जो ये डिफरेंस है P नॉट माइनस P नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर इसको करेक्ट भी कर दो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अब ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो सकता है, और माइनस यहाँ पर हमने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये P जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसको हम डेल्टा P कह सकते हैं। और जाहिर है ये मैक्सिमम ये है और इसमें कुछ कमी आ गई है, तो इसकी वजह से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, इसको हम डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। और डेल्टा P को यहाँ पर हम कहेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आती है? P नॉट x2 के, या अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिखें तो हम लिखेंगे P नॉट को हटा देंगे और P नॉट को हटा देंगे और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देकर इसको x2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले तो इसको यूं ही रहने दें इक्वल, और यहाँ पर ये हो जाएगा P नॉट x2, और इसके बाद इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ये दो चीज़ें हटा दें इसमें से, यानी इक्वलिटी हटा दें और कांस्टेंट हटा दें, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आया। तो ये हो जाएगा डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब ये डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 का क्या मतलब है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P को हम कह रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन जिसमें ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हों, यानी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम कह रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, अगर इसको हम वर्डिंग दे दें तो ये सेकंड स्टेटमेंट बन जाती है राउल्ट्स लॉ की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसको वर्डिंग में कैसे डिस्क्राइब किया इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 2 आ गई राउल्ट्स लॉ की। द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution having a non-volatile non-electrolyte solute in a volatile solvent is directly proportional to mole fraction of solute x2। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ को डिफरेंट वेज में स्टेटमेंट दी जा सकती है, स्टेट किया जा सकता है। तो एक स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ी, दूसरी हमने ये पढ़ी, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये वाली होगी। जो हम स्टेटमेंट अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। उससे पहले जब हमने स्टेटमेंट 1 जब हमने डिस्क्राइब की थी तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये थी। तो हर स्टेटमेंट के साथ उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फॉर्म को भी याद रखा करें। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेटमेंट कर दिया, और ये हमने मैथमेटिकली डिराइव करके, मैथमेटिकली प्रूव करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब अगर हम इसी इक्वेशन को ले लें जो हमने इक्वेशन 2 यहाँ पर, इक्वेशन 3 यहाँ पर डिराइव की है, या इसकी ये वाली फॉर्म इक्वेशन 3 की ये वाली फॉर्म, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। अगर हम P नॉट को इस साइड से इधर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2। तो x2 हमने जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम कह रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब हम
पी नॉट को इस साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा पी को पी नॉट पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यानी इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। और यहाँ पर डेल्टा पी क्या चीज़ है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या चीज़ है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वे इन दोनों की जो रेशियो है ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को जो स्टेटमेंट देंगे, जब स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करेंगे, तो ये राउट्स लॉ की थर्ड डेफिनेशन या थर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी। डेल्टा पी ओवर पी नॉट ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, याद रखें, डेल्टा पी को हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा था। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है पी नॉट के ऊपर, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बता रही है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यही एक नई स्टेटमेंट बन जाती है राउट्स लॉ की। तो हम स्टेटमेंट 3 को डिस्क्राइब करते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल सिंबल मौजूद है, प्रोपोर्शनलिटी का नहीं है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का होता तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में कहा। तो यहाँ पर हम इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को वर्डिंग में डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे एग्जैक्टली इक्वल टू इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसी स्टेटमेंट है वैसे ही हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं राउट्स लॉ की, और जो सॉल्यूशंस इन तीनों स्टेट एक पर पूरा उतरेगा वो बाकियों को भी पूरी तरह फॉलो करेगा, और जो इनमें से किसी एक को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो राउट्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया कि वो ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो राउट्स लॉ को ओबे करेंगे। और राउट्स लॉ क्या है उसको हमने 3 डिफरेंट स्टेटमेंट के ज़रिए एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है आज का लेक्चर।